Hello, am I audible? Oh, hello, welcome, and good afternoon, everyone, to our very first session of the series from Niti Varta, and we are very grateful to welcome our first guest, Ms. Himani Verma, former bureaucrat, a mentor, and a social entrepreneur. Welcome, ma'am. Thank you so much, Akriti. Ma'am, so before starting, we would really like you to tell about yourself to our participants over here, please. Okay, sure. Hello, good afternoon, everyone. Starting by my basic educational background, like how I started. So, I have done my zoology honors and then I did my post graduation in zoology. So, I was basically from a science background when I had started. So, I did my graduation and post graduation both from Hindu College, Delhi University. After that, I had an interest in administration, especially in government administration, in management. So that is what led me towards government services. I thought this is what I want to do in life. One is I want to actually go into administration, and secondly, I want to go into government administration. So after that, I started my journey towards the various government initiatives and also side by side preparing for the UPSC and various other government examinations. Now, when I was preparing, and since I always had this inclination that now I'm going to get into this field of government service, I also, along with it, started seeing the ground realities of what actually is happening in the country when you talk about any government policy or any government scheme. Because that is what, UPSC teaches us, that when you're going to become an officer, you should first know how the government machinery works. तो मैंने कैसे स्टार्ट किया कि जब मैं खुद अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो जैसे मैंने खत्म किया, मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शायद इतने प्रिविलेज नहीं होते हैं कि उनको एक राइट गाइडेंस मिले। हम कितना भी कह लें कि हम खुद से पढ़ाई कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, बट हर किसी को एक गाइडेंस की, एक सही दिशा की जरूरत हमेशा होती है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग थे। उस टाइम पर मैं राजस्थान में थी, मैं जयपुर में थी, तो मैंने देखा बहुत सारे ऐसे वहां पे स्टूडेंट्स हैं जो साथ में तैयारी करना चाहते हैं किसी एग्जाम की या आगे पढ़ना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बट उनके पास ऐसी कंडीशंस नहीं है। हम शायद एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स एजुकेटेड हैं और मुझे ऐसा कोई कभी लगा ही नहीं कि पढ़ाई मुश्किल होती है, बट हो सकता है किसी बच्चे के लिए शायद एक बहुत बेसिक पढ़ाई भी मुश्किल हो। तो मैंने क्या किया कि मैंने छोटे बच्चों से लेकर एडल्ट्स तक जो खुद से नहीं अफोर्ड कर सकते थे किसी भी तरीके का एजुकेशन, या वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे थे, पर उनको एक बहुत जरूरत थी गाइडेंस की, वो कोप अप नहीं कर पाते थे पढ़ाई के साथ, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हमारे लिए शायद बहुत आसान हो रहा था, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था निकालना। तो मैंने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे मेरा स्टार्ट हुआ वेंचर, मेरा एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। इसे करते करते मैंने देखा कि जो हमारे कंट्री में राइट टू एजुकेशन है वो कैसे वर्क कर रहा है। एक तो होता है कि हम जब पढ़ते हैं उस चीज को, एक होता है हम एक्चुअल में हमने देखा कि एक एक बच्चे से मिलकर देखा कि क्या क्या चीजें उसमें आ रही हैं, कैसे राइट टू एजुकेशन एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो रहा है हमारी कंट्री में। तो ऐसे करके मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने राइट टू एजुकेशन पे काम किया, मेरा अपना सोशल एंटरप्राइज था। फिर मैंने चाइल्ड राइट्स लॉ किया नेशनल लॉ स्कूल से। उसके साथ मैंने फिर मेरे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस भी क्लियर हुए, यूपीएससी भी दिया, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में गई, वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ, वहां पे काम किया। जब वहां पे मैं गई गवर्नमेंट सर्विस में, तो मुझे एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी मिली कि अब मैं रियलिटी में उन स्कीम्स को जो मैं पहले एक सिटीजन की तरह देखती थी, अब मैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो वहां पे जो मेरा फर्स्ट टेन्योर ही रहा, वो मेजरली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ रहा। तो वहां पे मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली कि जो पूरी स्टेट वाइड स्कीम्स होती हैं, विमेन रिलेटेड, चाइल्ड रिलेटेड, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट रिलेटेड, उनको इम्प्लीमेंट कराया, उनका मॉनिटरिंग किया, देखा एक्चुअल में कि क्या क्या पब्लिक पॉलिसी में चैलेंजेस आते हैं, कैसे पब्लिक पॉलिसी डिजाइन होती है, कैसे उसको एक्चुअल में गवर्नमेंट कैसे इम्प्लीमेंट करती है। तो ये था मेरा जर्नी। मैंने ब्यूरोक्रेसी में कुछ मेजर स्कीम्स थी स्पेशली वुमेन रिलेटेड जिनको इम्प्लीमेंट कराया, पूरा सीखा समझा। उसके बाद स्पेशली जब मुझे लगा कि अब पब्लिक पॉलिसी प्रैक्टिकली करके मैंने देख लिया है, अब इसको थ्योरेटिकली भी एक बार सपोर्टिंग पढ़ते हैं इसको, तो देन
I actually went into public policy. So that is how my journey was. And जैसे कि बोला मैंने, मैं मेंटर भी हूँ। आई मेंटर स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट को भी मेंटर करती हूँ, यूपीएससी के लिए भी मैं करती हूँ। विमेन मेंटरशिप मेरा एक हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग वो रहा है, कि वुमेन लेड एम्पावरमेंट वो कैसे की जाए। तो मैं वर्ल्ड ओवर विमेन को भी मेंटर करती हूँ, किसी भी सिचुएशन में हो, कि वो कैसे एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन सकती है। ठीक है, तो दैट्स अबाउट मी। Well, ma'am, that was a quite a journey, and you have experienced it all. I guess you have aced it all from being from a science background to law and to administration and to public policy. So, ma'am, I would really want to know that what public policy actually is for you. How come public policy? How come you have ended to public policy? ओके, राइट। सो पब्लिक पॉलिसी, इफ आई गो इन वेरी प्रैक्टिकल सेंस, मैं किसी डेफिनेशन से नहीं जाऊंगी। पब्लिक पॉलिसी वो होती है जब हम, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं या किसी भी गवर्नमेंट की बात करूं, गवर्नमेंट का रोल होता है अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करना। चाहे वो कैपिटलिस्ट कंट्री हो, सोशलिस्ट कंट्री हो, या वो एक मिक्स पैटर्न को फॉलो करती हो, गवर्नमेंट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन। ठीक है, जुडिशरी के साथ हर कंट्री में डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का कितना रोल होता है, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्यों है? कि वो सिटीजन्स का वेलफेयर करे। पब्लिक पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है जहां पे गवर्नमेंट डायरेक्टली पब्लिक को इफेक्ट करती है। ठीक है, अगर सपोजिंग गवर्नमेंट को अपने सिटीजन्स को हेल्थ केयर देना है या एजुकेशन देना है, उसको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उसको एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस लॉज एक्ट्स करने पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में गवर्नमेंट जब वर्क करती है उसको इन पॉलिसी के थ्रू ही करना पड़ता है। अगर आज मैं चाहती हूँ कि मेरी गवर्नमेंट ये कहे कि उसको पूरे एक पूरी स्टेट को उनको फ्री फूड देना है, या उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करना है ग्रेन्स का, ठीक है, चाहे आटे का करना है चाहे चावल का करना है, उसको एक के लिए एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बनाना पड़ेगा। वो होगा पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो मेरे लिए भी पब्लिक पॉलिसी वही है कि गवर्नमेंट जब एक्चुअल में ऑन ग्राउंड आपके लिए काम करती है, सिटीजन्स के लिए काम करती है ना, वो है पब्लिक पॉलिसी। चाहे वो एक्ट्स के थ्रू करे, चाहे वो लॉज के थ्रू करे, चाहे वो बाय लॉज के थ्रू करे। Thank you, ma'am. As our today's session's topic is engaging youth to public policy, so, ma'am, I would really want to know that as our participants here are mostly youth, so what is the relevance for youth to get engaged to public policy, ma'am? ओके, ना टॉकिंग अबाउट यूथ, मतलब यूथ एक ऐसा, मैं कह सकती हूँ ऐसा एक सेक्शन है हु हैज सच ग्रेट पोटेंशियल, इनमें इतनी एनर्जी होती है कि वो हर चीज को नया नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर वो पब्लिक पॉलिसी के फील्ड में आएंगे वो एक्चुअल में चेंज ला सकते हैं, क्योंकि उनमें इतनी ज्यादा एक इच्छा होती है कि कुछ करने की, हम चेंज करें। जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि बी द चेंज यू वांट टू सी। अब ये बहुत लोग लिखते हैं, मैंने देखा है बहुत यूथ को लिखते हुए, बट एक्चुअल में अगर आपको वो चेंज करना है, आपको पब्लिक पॉलिसी के फील्ड में आना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी एक ऐसी चीज है जो आपकी रोज की जिंदगी को इफेक्ट करती है। अगर आप आज बाहर जाते हो भी, आज मैं इस वेबिनार के बाद बाहर जाती हूँ या आप बाहर जाते हो, आप देख रहे हो कि रोड्स है, ठीक है, हमारी वो गवर्नमेंट ने रोड्स बनाई है पर उनमें कुछ इशू है, तो वो क्या है? पब्लिक पॉलिसी है। आप सिर्फ उसको कंप्लेन नहीं कर सकते हो या आप उसकी तारीफ नहीं कर सकते हो, आप उसका पार्ट बनिए ना, कि ऐसे क्यों है, ये ऐसे रोड्स क्यों बने, ऐसा सिस्टम क्यों बना, ऐसी पॉलिसी क्यों आई, तो आपको ये पार्ट पढ़ना पड़ेगा। स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट इंडिया, नाउ इंडिया is, we can say, a very fortunate country. India is undergoing a period of demographic dividend. Demographic dividend तब होता है जब हमारी मेजोरिटी पॉपुलेशन जो होती है वर्किंग एज की होती है, यूथ होती है। तो इंडिया में हमारी वर्किंग जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो यूथ है, तो ये लोग नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे तो और कौन करेगा? Yes, ma'am. Sure, ma'am. So moving further, हमने रेलेवेंस पढ़ लिया, तो इस रेलेवेंस को हम लोग अपने यूथ को हम कैसे कौन कौन से तरीकों के साथ, कौन से वेरियस वेज है जिससे हम यूथ को एंगेज कर सकते हैं पब्लिक पॉलिसी में? हम्म, तो देखो, पब्लिक पॉलिसी में सब कुछ आता है। अगर एक यूथ, अगर कोई भी एंगेज होना चाहता है, पॉलिटिक्स से स्टार्ट होकर एनजीओ सेक्टर, जिसको सिविल सोसाइटी कहते हैं, उससे लेकर कंसल्टेंट बनना, हर चीज पब्लिक पॉलिसी में आती है। अगर यूथ को एंगेज करना है वो बहुत तरीकों से कर सकते हैं। स्पेशली मैं ये कहती हूँ कि जिन लोगों का ऐसा बैकग्राउंड भी रहता है पॉलिटिकल साइंस का या कुछ भी ऐसे सब्जेक्ट्स का,
उनको तो डायरेक्टली स्कोप है कि वो पब्लिक पॉलिसी की फील्ड में आगे बढ़े। किसी को अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि पब्लिक पॉलिसी का मतलब आपको एक्चुअल में गवर्नमेंट में ही जाना है। आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, आप स्टेट पीसीएस का दीजिए। आप एक्चुअल में खुद बनेंगे उस रोल में जब आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। आपको वो भी नहीं करना, तो जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट का पार्ट बनकर ही पब्लिक पॉलिसी कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट का पार्ट बहुत तरीकों से बन सकते हैं। अगर आप एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल who actually want to do a lot of things, but they all are not IAS officers or they're not all politicians. आप सिविल सोसाइटी का पार्ट बन सकते हैं, आप अपना एक सोशल एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं, आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आजकल तो। जो एक कॉन्सेप्ट हो गया है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, स्पेशली जब हम एक इंडिया जैसी कंट्री की बात करते हैं जो इतना अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, बट अभी भी डेवलपिंग कंट्री है। तो यूथ का मेजर रोल रहने वाला है और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलने वाली हैं, जहाँ पे एक्चुअल में यूथ के जो डिमांड्स हैं या उनकी जो हमारे को ओपिनियंस है उनकी जरूरत पड़ेगी कि आप आइए और अब आप शेप कीजिए आगे की पब्लिक पॉलिसी, आप क्या चाहते हैं। तो बहुत सारे Yes. वेज हैं, है ना। Yes, ma'am. Ma'am, while preparing, like youth like me, when we prepare for civil services examinations, or we are all fascinated by jobs, but we do not see the real hard work you people do, the bureaucrats do. So, can you point out some challenges you might have faced while working on real ground, ma'am? Okay. So, when you actually work for, the implementation of the policies, you will realize कि जो आपको दिखता है वो होता नहीं है। मतलब जैसे हम भी जब सिटीजन्स थे या जब हम पेपर लिखते थे, मैं इसको बहुत बार जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या बहुत लोगों से डिस्कस करती हूँ कि जब हम एक्चुअल में किसी चीज को करके नहीं देखते हैं, तो हम बहुत इजीली लिख देते हैं कि पब्लिक पॉलिसी का तो इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। मतलब मुझे लगता है 100 में से 99 प्लेसेस में यही लिखा होता है। बट आप एक्चुअल में जाके उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कॉन्ट्रडिक्टरी चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट हूँ और आकृति को मुझे कोई बेनिफिट देना है, बट हो सकता है कि आकृति को जो मैं बेनिफिट देना चाहती हूँ वो शायद वो बेनिफिट नहीं लेना चाह रही है और मैं कुछ और दे रही हूँ, या मैं अपनी साइड से ठीक कर रही हूँ बट शायद आकृति अभी इस टाइम पे नहीं ले रही है उस बेनिफिट को। ठीक है, ऐसे अब बहुत सारी वजह हो सकती है इस चीज के लिए। हो सकता है कि आकृति को पता ही नहीं हो उस बेनिफिट के बारे में, या वो शायद इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं कर रही है उस बेनिफिट की। तो ये सब चीजें होती हैं जो एक्चुअल में पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को किसी हद तक हम कहते हैं ना, वो जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को मुश्किल बना देती है। कि हमारे को जो ऑन पेपर दिखता है ना, थ्योरेटिकल नॉलेज जो होती है कि मैंने पॉलिसी बना दी और बस उसको मुझे इम्प्लीमेंट कराना है, वो इतना आसान होता नहीं है। आपको बहुत सारे चैलेंजेस हो सकता है, मैं आकृति से बात ही ना कर पाऊँ उसको बताने के लिए कि क्या क्या बेनिफिट्स देने, हो सकता है वो सुनने को तैयार नहीं हो। तो ऐसे बहुत से हमने ऑन ग्राउंड चैलेंजेस फेस हम करते थे कि हम जब एक्चुअल में किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे सिटीजन्स का क्या परसेप्शन है, सिटीजन्स में कैसी अवेयरनेस है, हम किस तरीके से अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं, सिटीजन्स कैसे उस चीज को ले रहे हैं। हमने अवेयरनेस जनरेट की, उसके बाद भी क्या माइंडसेट हम चेंज कर पाए सिटीजन्स का कि आपको ये चीज करनी है, आपको ये बेनिफिट लेना है। तो मेरा ये मानना है कि सिटीजन्स का पूरा वो इक्वली भागीदार होते हैं किसी भी चीज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सरकार अपनी साइड से इम्प्लीमेंटेशन करती है 50%, बट 50% जब उनको सिटीजन्स का साथ मिलता है इम्प्लीमेंट कराने के लिए, तभी वो चीज सक्सेसफुल होती है। जैसे कि हमने एक स्वच्छ भारत अभियान पे हमने एक रिसर्च वर्क किया, तो उसमें हमें समझ आया कि सरकार क्या कर रही है और सिटीजन्स की साइड दोनों जब एक पेज पर नहीं होते हैं, एक मंच पर जब तक नहीं आएंगे, तब तक इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज रहेंगे। तो मेरे हिसाब से ऑन ग्राउंड पे यही दिक्कत आती है। दोनों अपनी साइड से ठीक है, दोनों को साथ मिलके काम करना है बस। मैम, जैसे कि आपने बताया कि सिटीजन ही बहुत ज्यादा ही उसके पार्ट होते हैं, 50% पार्ट एक्चुअली सिटीजन ही करते हैं। तो व्हाट हम्म। अकॉर्डिंग टू यू यू कैन डू टू अवेयर सिटीजन्स और मेक देम वर्क विथ गवर्नमेंट? ओके, तो व्हेन वी टॉक अबाउट अवेयरनेस जनरेशन ना,
व्हेन इट टॉक अबाउट पीपल्स माइंडसेट, हमें ये समझना पड़ेगा कि अवेयरनेस जनरेशन किसी एक कैंपेन, दो कैंपेन या ऐसे नहीं होगा। हम खुद सिटीजन्स हैं, हमें देखना पड़ेगा कि हमारा माइंडसेट कैसे चेंज होता है। मेरा माइंडसेट तब चेंज होगा या आपका तब होगा या आप सबका तब होगा जब आपको रिपीटेडली एक चीज को हमें बार बार नज करना पड़ेगा। तो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि नच करना पड़ता है हमें बिहेवियर चेंज करने के लिए। अगर मैं अवेयरनेस जनरेट कर रही हूँ, मैं अपनी साइड से अवेयरनेस जनरेट जरूर कर रही हूँ, बट अवेयरनेस चेंज के बाद क्या बिहेवियर चेंज हुआ है, उसमें गैप है। हो सकता है मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बना के आप सब लोगों को दिखा दी, बट क्या गारंटी है कि आप एक डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद आपका बिहेवियर चेंज होगा? तो मुझे रिपीटेडली कि आप में जो मैंने आपको अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश की, पर आप में वो चेंज आए, आप उस चीज को समझो, मुझे रिपीटेडली एज गवर्नमेंट वो नजेस यूज करने पड़ेंगे। मुझे आपको रिपीटेडली समझाना पड़ेगा उन चीजों के बारे में। जब मैंने वो करने में मैं अगर सफल हो जाती हूँ तो मुझे पूरे सिटीजन्स का साथ मिलेगा, क्योंकि सिटीजन्स भी समझना शुरू करेंगे कि हमारे बेनिफिट के लिए ये हो रहा है और ये चीजें सरकार हमारे लिए कर रही है। और जब वही मैंने बोला, जब साथ मिलना स्टार्ट हो जाता है तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है। Yes. मैम, सो यू हैव बीन वर्किंग सो लॉन्ग, सो आपने भी ये देखा होगा कि सिटीजन्स जब पहले जैसे थे और अब के सिटीजन्स में थोड़ा सा बिहेवियर चेंज आ गया है। तो व्हाट परसेंटेज अकॉर्डिंग टू यू सिटीजन्स हैव चेंज्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम देन टू फ्रॉम maybe from 90s or 80s to in the 2023s? What can you say? See, I think, I'll stay like, 60 to 70%, we can definitely see the change in approach of citizens. And one of the major role has been played by youth, that when youth start becoming aware, they start changing the society. बिकॉज यूथ में इतनी पावर होती है। अभी भी अगर हम चेंज देखते हैं ना, तो वो यूथ से जैसे कि मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक से आपको एक्सप्लेन अगर करूं, तो जो यूथ है आजकल का वो बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड है। उनको इतना कुछ नहीं फर्क पड़ता है कि अगर यहाँ पे 32 पार्टिसिपेंट्स है, कौन क्या है, सब एक साथ बैठ के आज एक ही मंच पर है। तो यूथ जितना ज्यादा ब्रॉड माइंडेड, जितना ज्यादा प्रोएक्टिव होता है, उतना ज्यादा वो सोसाइटी में चेंज लाते हैं। तो ये भी एक मेजर रीजन है कि अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे चेंज दिखता है कि अराउंड 70% सिटीजन में चेंज है, कि वो इक्वल गवर्नमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने लग गए हैं, दैट इज मेजरली ड्यू टू यूथ। यूथ एक ऐसी शक्ति है ना, कि अगर वो अपने घर में जाके बोलेंगे ना अपने पेरेंट्स को कि नहीं, हमें ये चीज सही नहीं लगती है, ये गलत है, आप ऐसा मत कीजिए, या आप ऐसे कचरा बाहर मत डालिए आप स्ट्रीट में, उनमें इतनी पावर है कि वो अपने घर में भी इन्फ्लुएंस कर देंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन ब्रिंग अ चेंज। Yes, ma'am. Ma'am, so what according to you that a future public policy has when youth comes in, or how can youth evolve the future of public policy? Okay. So, as I said, youth has a tremendous potential. Now, when youth starts involving in public policy, एक concept होता है sustainable development का। Now, sustainable development talks about दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होती है जहाँ पे आप ये कहते हैं कि आपकी ग्रोथ इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना करे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपकी जो प्रेजेंट ग्रोथ है वो फ्यूचर जनरेशंस को इफेक्ट ना करे। तो ये यूथ ही है जो हमारे फ्यूचर जनरेशन में जाने वाली है। जब ये ही पब्लिक पॉलिसी का पार्ट बनेंगे, तो ये जो सस्टेनेबल ग्रोथ का हमें वो टेंशन रहता है ना, कि हम इस टाइम पे कुछ ऐसा ना कर दे कि 10 साल के आगे आने वाली जनरेशन को किसी प्रॉब्लम में डाल दें। तो ये यूथ जब इन्वॉल्व होगा ना पब्लिक पॉलिसी में, वो ऐसी पॉलिसीज को लेकर आएंगे जो सस्टेनेबल होंगी, बिकॉज दे आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। वो देख रहे हैं कि उनको क्या चाहिए, आजकल के यूथ को क्या चाहिए, उनको बहुत क्लैरिटी होती है इस चीज की, और वो चाहते भी हैं वो चेंज देखना। तो आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। द ओनली थिंग इज यूथ शुड नाउ एक्टिवली एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। वो अपने जो एक पढ़ाई के, या वो जो ट्रेडिशनल हमारी अप्रोचेस होती है ना, हम इंजीनियरिंग ही करेंगे या डॉक्टर बनेंगे, ज्यादा आजकल इंजीनियरिंग की तरफ जैसे रहता है, या हमें एक स्टेबल जॉब चाहिए, या तो कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उनको उससे निकल के देखना पड़ेगा कि नहीं सिर्फ आप ओपेड्स पढ़ के, न्यूज़पेपर के, या सिर्फ आप कमेंट्स लिख कर नहीं आप पब्लिक पॉलिसी को शेप कर सकते हो। आप उसमें आइए, आप खुद पार्ट बने उसका।
बहुत से तरीके हैं जो मैंने बताया, पार्ट बन सकते हैं। एक्टिवली बनिए उस चीज का पार्ट। तो यूथ का तो है ही, मतलब पूरा हम कह सकते हैं आगे का पूरा जो फ्यूचर है वो है ही यूथ लेड। यस मैम। मैम जैसे कि आपने बोला कि आगे का फ्यूचर ही होता है, तो एज ऑल वी ऑल नो दैट पब्लिक पॉलिसी का जो डोमेन है वो बहुत वास्ट है। we from the legislative to the citizen itself। तो मैम जो अलग अलग कैरियर अपॉर्चुनिटीज है जो हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स भी कुछ लेकर जा सके, जिससे वो थोड़े इनलाइटन हो जाए कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज पब्लिक पॉलिसी में क्या हो सकते हैं मैम। हम्म सबसे पहली अपॉर्चुनिटी होती है, आप डायरेक्टली पब्लिक पॉलिसी को अपना फील्ड ऑफ एजुकेशन बना सकते हैं। जो बहुत क्लियर है अपने गोल्स में, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया है, आप डायरेक्टली या आप मास्टर्स कर सकते हैं पब्लिक पॉलिसी में, या आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स भी कर सकते हैं पब्लिक पॉलिसी में। और आप वो करके भी डायरेक्टली आप उस डोमेन में आ सकते हैं। जिनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वो आगे जाके डॉक्टरेट भी करे पब्लिक पॉलिसी में, मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगी। अगर आपको अपनी गोल्स बहुत ज्यादा क्लियर है तो एज अ फील्ड ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर्स किया जा सकता है पब्लिक पॉलिसी में, शॉर्ट टर्म कोर्सेज किए जा सकते हैं। एंड अगर आपने मास्टर्स कर लिया, या सपोजिंग आप ऑलरेडी उस फील्ड में हो, आप एक सोशल सेक्टर में हो, तो आप जाके आगे पीएचडी भी कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक ऐसी फील्ड में। एक तो एजुकेशनल फील्ड हो गया उसमें। सेकेंडली एकेडमिक्स, जब हम एकेडमिक्स की बात करते हैं, एकेडमिक राइटिंग पे आप फोकस कर सकते हैं। जैसे जो भी हमारे इम्पोर्टेंट जर्नल्स होते हैं, या जब हम न्यूज़ की भी बात करते हैं, हमें जरूरत है ऐसे लोगों की जो पब्लिक पॉलिसी रिसर्च करे, जो पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस करे। तो पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस एक फील्ड है, आप उसमें जा सकते हैं। आप अपने पूरा आर्टिकल वाइज, आप पॉलिसी वाइज आप रिसर्च करके इनपुट्स दीजिए। आपके इनपुट्स गवर्नमेंट को बहुत जरूरी होते हैं। यू आर एन इक्वल स्टेक होल्डर। थर्डली, यूपीएससी का जिसको इंटरेस्ट है, यूपीएससी के सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है, प्रीलिम्स के सिलेबस में, पब्लिक पॉलिसी। क्योंकि यूपीएससी को पता है कि जो मैं ऑफिसर बनाने वाली हूँ, जो मैं चूज करने वाला हूँ, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट दिस पब्लिक पॉलिसी। एग्जाम दीजिए, आप पब्लिक पॉलिसी स्टडी करेंगे, आप साथ में अगर आप यूपीएससी का या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इट इज गोइंग टू बी मच इजियर टू क्लियर द एग्जामिनेशन, क्योंकि आप पहले से एक ऑफिसर लाइक माइंडसेट आपका बन रहा है। सेकेंडली, व्हेन यू एक्चुअली बिकम एन ऑफिसर, आपको शायद वो इतने चैलेंजेस नहीं आएंगे जो शायद हमें आए या बाकी लोगों को आए कि हमने पब्लिक पॉलिसी बाद में पढ़ा, पहले हमने प्रैक्टिकली किया। आप पहले थ्योरेटिकली उनको करके जाए। फोर्थली, पब्लिक पॉलिसी करने के बाद द होल सोशल सेक्टर, द होल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, और पूरा सेक्टर आपके लिए ओपन हो जाता है। जैसे मैंने बहुत बताया कि डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इस सब का ही आजकल बहुत ज्यादा रोल है। इतनी अपॉर्चुनिटीज है। आप सिर्फ नेशनल एनजीओ नहीं, आप इंटरनेशनल एनजीओ का पार्ट बन सकते हैं। फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो लोग पब्लिक पॉलिसी स्टडी करते हैं, हर कंपनी में, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या कोई भी हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में एक सीएसआर विंग होता है पूरा। बिकॉज हमारे कंपनी लॉज होते हैं विच मेक इट एट एक वो उन्होंने पार्ट बनाया है कि हर कंपनी को एक सर्टेन अमाउंट अपना सीएसआर में देना है, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो वेरी मच रिलेटेड टू पब्लिक पॉलिसी। आप नहीं समझेंगे पब्लिक पॉलिसी को, आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझेंगे, आप क्या हेल्प करेंगे सीएसआर में? तो देयर इज अ प्रॉपर सेक्शन इन एवरी, ऑलमोस्ट एवरी कॉर्पोरेट विच वर्क्स फॉर दिस। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु आर इन द टॉप मोस्ट पोजिशन, सी सूट में होते हैं। उनको अपना कॉर्पोरेट सेक्टर का एक्सपीरियंस है, साथ में उनको पब्लिक पॉलिसी का भी एक्सपीरियंस है। बिकॉज आगे जाके आप देखेंगे कि पब्लिक पॉलिसी एंड जो गवर्नमेंट भी होती है, वो प्राइवेट सेक्टर को, चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी जाए, वो साथ लेके चलती है। तो जो बहुत अच्छी कॉर्पोरेट्स हैं उनके पास एक पूरा एक सेक्शन होता है जो सीएसआर को देखता है। सेकेंडली, जो गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग जिनके साथ होती है, करती है, तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर का इनपुट्स लेती रहती है, वहां पे देयर इज अ नीड फॉर पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल्स। तो एज कंसल्टेंट्स बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है पब्लिक पॉलिसी का। तो पांच छह ऑप्शंस तो मैंने ही बता दिए, बहुत ज्यादा स्कोप है। Yes, ma'am. So here we are having a webinar from Niti Varta. So, ma'am, as you are also a board member of Niti Varta, what Niti Varta is exactly? ओके,
Now, Niti Varta, I'll say it is a very unique and very innovative initiative जिसमें हम एक्चुअली पब्लिक पॉलिसी को साइंटिफिक तरीके से कैसे एनालाइज करते हैं और सारे स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आके आगे बढ़ने की ये एक पहल है। कि जो मैंने बताया पब्लिक पॉलिसी में होते हैं चैलेंजेस, है ना, हम एक साइड पे नहीं लगा सकते कि इम्प्लीमेंटेशन इशू है। एक्चुअल में देखना कि पब्लिक पॉलिसी कैसे अच्छी बनाई जा सकती है, कैसे बेटर पॉलिसीज क्रिएट हो सकती है, कैसे इतनी अच्छी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, उनका उतना ही अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो, उतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन के बाद उतना अच्छा आउटपुट निकले। नीति वार्ता इज स्ट्राइविंग टुवर्ड्स दैट। और थर्डली, जैसे कि मैंने बताया, जब तक सिटीजन्स, जब तक गवर्नमेंट, जब तक सिविल सोसाइटी सब एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होंगे, हम कितनी भी अच्छी पॉलिसीज बना लें, हमारे को ये चैलेंजेस होते रहेंगे। तो नीति वार्ता का एक बहुत यूनिक वे है कि एक तो हम साइंटिफिक प्रॉपर तरीके से पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाएं, सेकेंडली सब लोगों को एक साथ लेके चले, जिसके बिना नहीं हो सकता है कुछ। Yes, ma'am. So actually, there's a time limit here, and I guess our participants will have to rejoin the meeting. I'm sorry for the inconvenience. Uh, so, ma'am, moving further, there was a question. What exactly Niti Varta researchers do in Niti Varta? Okay. So Niti Varta is focusing on the core areas of development, education, health, rural development, livelihoods, women empowerment. एंड जैसे कि आपने पूछा कि नीति वार्ता स्कॉलर्स क्या कर रहे हैं, दे आर इनटू एकेडमिक राइटिंग, दे आर इनटू पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस, देन इनटू पैनल डिस्कशंस, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि ब्रिंगिंग एवरीवन ऑन द सेम पेज। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट नीति वार्ता इज डूइंग ऑन ग्राउंड, वर्किंग ऑन पॉलिसी, खुद पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके उसका पार्ट बन रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा। Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. So now the floor is open and the chat boxes are up. Anybody who has questions to ask, they can directly send it to the chat box. So starting it again. Ma'am, I was welcome you all again. And ma'am, I was asking you that what you have been an UPSC aspirant as well, and you have been bureaucrat in Rajasthan. You have worked with, I guess, women and child development. What was your journey of being an UPSC aspirant to becoming an bureaucrat, ma'am? Okay. So, Akriti, when you talk about my journey, so as I said, first of all, the journey was quite interesting. It was stressful. I will not deny that. उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत स्ट्रेस होता है जब आप एक्चुअल में नहीं होते हो और आप बहुत ज्यादा उस चीज को करना चाहते हो। बट एट द सेम टाइम मैं बताऊंगी कि जो जर्नी होती है यूपीएससी प्रिपरेशन की, या आप कोई भी जब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, बहुत ही ज्यादा एम्पावरिंग होती है अपने आप में ही। अगर आप, जब मैंने स्टार्ट किया मतलब जब मैं नहीं पढ़ती थी इन चीजों के बारे में, तो मैं बहुत ज्यादा एक ऑर्डिनरी व्यू पॉइंट्स हुआ करते थे मेरे, मतलब हमारा नॉलेज लेवल इतना ज्यादा कम होता है। और जब आप यूपीएससी के एक्चुअल में तैयारी करते हैं, चाहे देखो, चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, बट आपको ये जो पूरी तैयारी है यूपीएससी की, आपको वो इटसेल्फ इतना ज्यादा एक बेटर सिटीजन बना देती है, या जो यूथ तैयारी करना चाहते हैं एक बेटर यूथ बनाती है। आपको इतनी नॉलेज आपकी गेन होगी, आपका जो पूरा पर्सपेक्टिव और थिंकिंग है वो बदल जाता है जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो मेरी जर्नी, हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत कुछ सीखा मैंने तैयारी के दौरान, बहुत ज्यादा सीखा मैंने। गवर्नमेंट एक्सपीरियंस तो एक अलग बात है, गवर्नमेंट आपको डेफिनेटली बहुत सिखाती है, बट उसकी तैयारी भी आपको बहुत सिखा देती है। आपको अपने आसपास क्या हो रहा है, आपको इतनी नॉलेज मिलती है उसके लेकर, और आपका, जैसे मैंने बोला, आपका व्यू पॉइंट चेंज हो जाता है। आप एक नॉर्मल कॉमन सेंसिकल व्यू पॉइंट से अलग होकर चीजों को देखना शुरू कर देते हो। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप तैयारी में सफल हो या ना हो, आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो या ना हो, आप कहीं भी आगे जाके और अपने करियर में जाएंगे, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा,
क्योंकि आपका नॉलेज बेस, आपके जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, वो आपके जो बाकी बैचमेट्स हैं या बाकी आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे कहीं ज्यादा कर देती है यूपीएससी की तैयारी। तो मेरी जर्नी भी कुछ ऐसे ही थी, मैंने लर्निंग बहुत हुआ मेरा, मैं पूरा चेंज हो गई एज एन इंडिविजुअल जब मैंने ये तैयारी की है। एंड अल्टीमेटली ठीक है, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं एक्चुअल में जा सकी गवर्नमेंट तक, मैं कर पाई काम। एंड उसके बाद जर्नी एज अ ब्यूरोक्रेट, वो उसमें हमें एक्चुअल में समझ आया कि जो हमारे को तैयारी कराई जाती है, जो उस टाइम पे हमारे को कुछ स्ट्रेस होता है, वो क्यों होता है। क्योंकि आप जब गवर्नमेंट सेक्टर में जाके देखेंगे, आप पे इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पहले गवर्नमेंट चाहती है कि आप पहले उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना सीखिए। उस तैयारी के दौरान आप उतने रिस्पॉन्सिबल बनिए, एज एन एस्पिरेंट आप बनेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। बिकॉज आप जब एक बार एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हैं तब आपको समझ आता है कि अब आपके ऊपर आपकी आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके ऊपर बहुत सारे और लोग हैं और उनकी फैमिलीज हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब डायरेक्टली आपके ऊपर आती है। आपका एक डिसीजन, आपका एक सही काम, आपकी एक गलती से भी हुई हुई गलती कितने लोगों को इम्पैक्ट कर देगी, आप ये सोच भी नहीं सकते हैं। आप बहुत वाइड लेवल पे सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं जब आप गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं। एंड मुझे लगता है दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। आपको जब खुद से अच्छा फील, आपको जो होता है ना, आपको खुद से एक अच्छा अंदर से फील आता है कि हाँ मैंने अब कुछ किया है। और वो फील आपको गवर्नमेंट सर्विस, मतलब मैं तो अभी भी यही मानती हूँ कि वो आपको वो फील जो है कि हाँ मैंने जिंदगी में असली में कुछ कर लिया, आपको वो गवर्नमेंट सर्विस में अगर आप करना चाहते हैं वही आपको देगा वो अपॉर्चुनिटी। जब आप एक्चुअल में आपके पास वो सारी पोजीशन आती है कि आप उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराते हैं और आप देखते हैं कि अभी मैं कैसे करा रहा हूँ और अभी मैं डायरेक्टली इफेक्ट कर पा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ ओपिनियन नहीं दे रही हूँ या ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ इस पॉलिसी को लेके, मैं एक्चुअल में देख रही हूँ कि ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो और ये सही से इंप्लीमेंट हो। और जो कि मैं बोलती हूँ इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं है, सिटीजन्स को एक्चुअल में बेनिफिट मिले, उसका आउटपुट दिखना चाहिए हमें। तो वो आउटपुट लाना आपका काम हो जाता है जब आप ब्यूरोक्रेसी में होते हो। और सबसे ज्यादा खुशी आपको तभी होती है जब आप वो आउटपुट देखना शुरू करते हैं, जब आपके पास लोग आएंगे जिनको हम बेनिफिशरीज बोलते हैं जब हम गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं, और वो खुश होते हैं, वो बोलते हैं कि देखो हम कहाँ थे और हमें अब कितना बेनिफिट मिला है सरकार की इन पॉलिसीज से, हम सरकार की नीतियों से। तो तब आपको एक्चुअल में खुशी होगी कि हाँ इस ये जरूरतमंद था, ये जरूरतमंद थी और मैंने एक्चुअल में इसकी हेल्प कर दी। तो मेरी जर्नी बिल्कुल ऐसी ही रही है। Thank you, ma'am. Moving further, before moving further, we will take a question from Mr. Rajiv Tripathi. He's first of all, I would like to welcome him. He is also a member of our advisory committee in Nitiwara. And his question is, do we see a change in the perception of previous and present governments to promote active participation of youth through public policy? Okay. So, Rajiv ji, if we talk about overall the perception of the governments, there is a growing trend that the government is realizing the importance of keeping all the stakeholders now in loop. Now, whenever government takes any decisions or they are promoting anything, they are open towards taking the viewpoint of people, especially the youth. So I can definitely see this. And एक थोड़ा सा डेवोट हो गया अगर मैं इस पे आंसर दूं, तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट स्टार्ट करती है, जैसे स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, मतलब ठीक है हम ये नहीं कह सकते बहुत टिपिकली यूथ ओरिएंटेड है, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो अभी गवर्नमेंट का क्या एक रोल रहता है कि वो कोई भी पॉलिसी जब लेकर आती है, वो बेनिफिशियरी फर्स्ट की तरफ जा रही है। वो ये देख रही है कि एक्चुअल बेनिफिशरीज में, जैसे कि मैंने बताया कि एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड अगर इसका मैं प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल दूं पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ का, हमने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स करने की कोशिश की पूरा जो हमने देखा गवर्नमेंट में, जहाँ पे हम एक्चुअल में बेनिफिशरीज को, स्पेशली यूथ को बुलाते थे, हम उनसे पूछते थे कि हाँ ये हमारी पॉलिसी है, अब आप हमें बताओ कि आपको इसमें एक्चुअल में क्या चेंज दिखा है, आपको कैसे ये बेनिफिट हुआ है। और ये सब हम ऑफ द रिकॉर्ड होता था ये। तो आई कैन सी कि हाँ ये डेफिनेटली चेंज आया है। मैंने खुद ने ही इतने ज्यादा बेनिफिशरीज के साथ इंटरेक्ट किया, बहुत यंग गर्ल्स जिन्होंने अपने खुद के स्टार्टअप्स खोले,
इवन अगर मैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करूं, ठीक है, वो चलो ठीक है कि वो एक टिपिकल वुमेन ओरिएंटेड, एक जेंडर ओरिएंटेड हमारी स्कीम है। बट हाँ, वहां पे भी हमने एक्चुअल में उनके साथ डिस्कशन किया, हमारे बेनिफिशरीज के साथ हम टाइम टू टाइम हमने उनके साथ डिस्कशन किया, और उन्होंने खुद से हमें बताया। स्पेशली जब मैं यूथ की बात बताऊँ तो मैं स्टार्टअप इंडिया वाला तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकती हूँ कि इतना उनको बेनिफिट मिला है। उन्होंने खुद से आके बोला कि मैम हमने कैसे स्टार्ट किया था, हमारे पास कुछ भी नहीं होता था, हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ नहीं था। हमने कैसे, हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला। एंड उन्होंने हमें रियलिटी भी बताई कि मैम हमारे को कोई ऐसा पॉलिसी पैरालिसिस या ऐसा अभी नहीं दिखा, हमारे हमारे बहुत फास्ट क्लियरेंसेस हुए। मैंने जैसे ही ये सोचा कि मुझे स्टार्ट करना है, मेरे चैलेंजेस थे कि मेरे पास, जैसे एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ हमारे पास कोई फंड्स नहीं थे, हमारे को बहुत फास्ट क्लियरेंस अब मिलना स्टार्ट हुआ है गवर्नमेंट से, बहुत फास्ट हमारे प्रोसेसेस होते हैं। तो हाँ, कंसल्टेशन प्रोसेस हमने किया है, वी कैन से कि ये चेंज है। प्लस अगर उनको कोई चैलेंजेस आए या उनको कुछ लगा कि ये सही नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट ओपन है उसको सुनने के लिए। तो डेफिनेटली हाँ, बेनिफिशियरी फर्स्ट, मतलब मैं एक कॉन्सेप्ट बोलूंगी कि ये एक डायरेक्शन में जा रही हैं चीजें। Moving further, we have another question from Mr. Bola Sahu, which is how the youth can mold towards thinking about public policy. ओके, तो टू चेंज यूथ थिंकिंग, जैसे आप कहना कि यूथ को कैसे मोल्ड किया जाए कि पब्लिक पॉलिसी की तरफ देखे। मेरा ये मानना है कि पब्लिक पॉलिसी को इतना एक्सपोजर दिया नहीं गया है। हम इतने ज्यादा अपने माइंड में फिक्स हो जाते हैं ना, हमारे क्या होता है कि यूथ का अभी भी कहीं हद तक, चाहे कितना भी वो एक्टिव हो, एक सोसाइटी या पेरेंट्स की परसेप्शन से उसका माइंड चलता है कि सोसाइटी बोलती है आपको यही करना है, आपको एक स्टेबल जॉब चाहिए, आपका इतना सैलरी होना चाहिए, आपको 11th 12th में यही स्ट्रीम चूज करनी है, कॉलेज में यही करना है, नहीं तो उनको स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है। इसने ये ह्यूमैनिटीज क्यों ले लिया, इसने ये सब्जेक्ट क्यों ले लिया, इसके ये पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा, इसको जॉब कैसे मिलेगी, जॉब सिर्फ इंजीनियरिंग करके मिल सकती है, नहीं एमबीए भी करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी है, तो सोसाइटी का, पेरेंट्स का बहुत ज्यादा बड़ा इसमें रोल है। यूथ चाहे खुद से करना भी चाहेगा डिफरेंट चीजें, कोई हो सकता है कोई यहाँ पे हो, वो कहना चाहे कि मैं तो मैम फोटोग्राफी करना चाहता हूँ, तो आप करिए। आपको इंडिपेंडेंटली ना वो गट्स दिखाने पड़ेंगे आपको पहले कि हाँ, मुझे अगर इंटरेस्ट है पब्लिक पॉलिसी में, तो मैं कुछ तो एक्स्ट्रा एक चीज करूं। चलो हो सकता है मैंने अपनी पढ़ाई अभी नहीं की हो पब्लिक पॉलिसी में। आप, पब्लिक पॉलिसी एक ऐसा फील्ड है ना, इसके लिए कोई एज नहीं है, इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपका बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। आप कभी भी इस चीज को कर सकते हैं, आप कभी भी पब्लिक पॉलिसी की फील्ड में आ सकते हैं। आप एक स्कूल लेवल से लेकर आप एक 60 ईयर ओल्ड होके भी पब्लिक पॉलिसी की फील्ड में आ सकते हैं। तो जो थिंकिंग मोल्ड करनी है ना, आपको इनिशिएटिव लेना है, आप कोर्सेज एक्सप्लोर कीजिए, आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स लेके देखिए आपको कितना इंटरेस्ट आता है इसमें। आप जब एक्चुअल में पढ़ेंगे ना इसको, तो आपका थिंकिंग अपने आप मोल्ड होगा। जब तक आप बाहर से देखते रहेंगे, आपका थिंकिंग इतना मोल्ड नहीं हो सकता। Okay. Thank you, ma'am. We have a next question. Mayank Soni has asked, what is the process to join the CSR wing of a corporate firm? Okay. So there are a lot of ways, by which it can be done. Ideally suitable वो होता है जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड होता है ना, इस फील्ड में, डेवलपमेंट सेक्टर में, वो जनरली उनका थोड़ा सा प्रेफरेबल रहता है जो सीएसआर विंग्स में जाते हैं। मैं कुछ एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे जो लोग पहले ही सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएटेड होते हैं ना, उनका थोड़ा सा एक प्रिविलेज मैं कह सकती हूँ स्लाइटली रहता है सीएसआर उसमें। मान लो अगर फॉर एग्जांपल कि आप ने पहले किसी सोशल सेक्टर में काम किया है, आप किसी एनजीओ या सिविल सोसाइटी का पार्ट रहे हैं, ठीक है, तो आपका थोड़ा, जब आप अब सीएसआर में जाएंगे, अब सीएसआर होता क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब एक प्राइवेट सेक्टर को भी उतना ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, प्राइवेट सेक्टर का भी उतना ही रोल है टुवर्ड्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल। आप जहाँ पे हैं, आप वहां पे थोड़ा उनको भी देखिए कि आपके जो आसपास लोग हैं, कि आप सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब जनरली ये कैसे होता है, दिस इज डन वाया कोलैबोरेशंस विद द गवर्नमेंट, विद द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस।
और बहुत वे से किया जा सकता है। आप डायरेक्टली फंडिंग कर सकते हैं, आप डायरेक्टली खुद इनिशिएटिव ले सकते हैं, प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं गवर्नमेंट के, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या आप अपने खुद के भी इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। तो अगर आपका एक इस डेवलपमेंट सेक्टर में बैकग्राउंड रहेगा तो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस उस सेक्टर में लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए टुवर्ड्स द CSR पोजीशंस, आपको डेफिनेटली एक एज मिलेगा। तो आप पहले, मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा आप एक ऑन ग्राउंड वर्क कीजिए पहले सिविल सोसाइटी में। आप देखिए, आप अपना एक एरिया चूज कीजिए, जैसे आप हेल्थ सेक्टर चूज करना है वो कीजिए, एजुकेशन कीजिए, विमेन कीजिए, कोई एक सेक्टर को आप चूज कीजिए, आप स्पेशलाइजेशन बनाए, जिससे कि आप उसी NGO, उसी सिविल सोसाइटी, उसी एरिया को थोड़ा टारगेट कीजिए, एंड फिर आप वैसी ही कंपनी में जाएं जो उस डायरेक्शन में वर्क कर रही है। जैसे राजस्थान में एक लुपिन फाउंडेशन है, भरतपुर में है, उनका एक टिपिकल कोर एरिया है, श्री सीमेंट है, उनका एक कोर एरिया है, तो वो कोर एरिया पे वर्क करते हैं। ठीक है। वेदांता, जैसे मैं उसकी बात करूं तो उनका बहुत ज्यादा रोल रहता है ICDS प्रोजेक्ट्स में, चिल्ड्रन डेवलपमेंट में, आंगनवाड़ी केंद्रों में, तो वो नंद घर बनाती है। तो मान लीजिए अगर आपने ऐसा कुछ काम किया है अर्ली चाइल्डहुड पे, या चाइल्डहुड डेवलपमेंट या एजुकेशन पे, तो आप अब ऐसे उनमें आप एसोसिएट हो सकते हैं, आपका CSR के रूट्स खुल जाते हैं। या दूसरा रूट ये भी होता है कि अगर आप एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं, या अगर आपका मैनेजमेंट से बैकग्राउंड है, आप कोई बेसिक एक बार किसी कंपनी में CSR डिपार्टमेंट में काम कीजिए, आपका मैनेजमेंट बैकग्राउंड प्लस आपका CSR का, चाहे आपका सिविल सोसाइटी का नहीं भी है, आपका उस कंपनी में ही सिविल, आपने CSR विंग में काम करते हुए देखा है, देन यू कैन गो फ्रॉम देयर ऑल्सो। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो या तो आप डेवलपमेंट सेक्टर का रूट लीजिए, आप कुछ ऐसा पढ़ाई भी कर सकते हैं, जैसे चाइल्ड राइट्स लॉ कर सकते हैं, एनवायरमेंटल लॉ कर सकते हैं आप। आप तब भी डाइवर्ट हो सकते हैं टुवर्ड्स CSR। Oh, thank you, ma'am. We have next question from Bhavya V. She says, as the stages of implementing public policy is a long and complex process which requires lots of hard work, even though they involve lots of strategies, they still remain out of reach to some people. For some instances, a public policy implemented for whole country doesn't reach every parts of the country. So according to you, how this problem should be curtailed down? Okay. Bhavya, I'll give you a very practical, solution to this. This is based on my personal experience. जो मैंने अभी अपने पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया कि सिटीजन्स का जब एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं होगा ना, तो गवर्नमेंट पॉलिसी उनको रीच नहीं कर पाती है। ये एक्चुअल में, मतलब कोई ऐसा बंदा आपको बता रहा है जिसने एक्चुअल में गवर्नमेंट में उसको करके देखा है, कि गवर्नमेंट का हमेशा से कोशिश रहता है कि लास्ट बेनिफिशियरी, लास्ट कॉर्नर तक हम अपनी स्कीम्स को पहुंचाएं। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जब मैं राजस्थान में थी, अब राजस्थान एक डेजर्ट स्टेट है, वहां पे बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अनरीचेबल होती हैं चीजें, पर गवर्नमेंट ने हमेशा ऐसा एफर्ट किया है, गवर्नमेंट का पूरा ऐसा कोशिश रहा है कि अगर वहां पे पूरा एक डेजर्ट एरिया, वहां पे ढानियां होती हैं, तो आपको एक जगह में हो सकता है एक घर मिले, और आपको 10-20 किलोमीटर पे दूसरी एक ढानी मिलेगी, एक घर हम जिसको बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट का एफर्ट ये रहता है ना कि अगर वो पूरा एक डेजर्ट एरिया है जहाँ पे 100 किलोमीटर में सिर्फ 2 घर हैं, तो वो 2 घरों तक भी अपनी स्कीम को, अपने ऑफिसर्स को, अपने ऑफिशियल्स को पहुंचाने की कोशिश करती है। गैप यहाँ पे आ जाता है कि हो सकता है कि जहाँ पे वो रहने वाला है, वो उसको नहीं समझ रहा है, या उस तक अवेयरनेस नहीं पहुंच रही है, या पहुंच रही है पर उसको इफेक्ट नहीं कर रही है। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैं बिल्कुल यही बताना चाहूंगी, जो देखा है मैंने, कि जो एवरी पार्ट पे नहीं रीच कर पाती है, शायद हमें जिस जिस तरीके से सिटीजन्स को इफेक्ट करना है ना, कि वो हमारी पॉलिसी के लिए रिसेप्टिव हो जाए, हमारे को उस पर वर्क करना पड़ेगा। सिर्फ हम स्कीम पहुंचाने से, या सिर्फ एक अवेयरनेस जनरेशन से नहीं होगा, हमारे को सिटीजन्स को रिसेप्टिव बनाना पड़ेगा कि आप उस पॉलिसी को कंज्यूम, आप हमारे बेनिफिट्स को कंज्यूम कीजिए, हम आपको दे रहे हैं। तो प्रैक्टिकली ये होता है भाव्या, पहुंचती है गवर्नमेंट स्कीम, Yes, ma'am. पहुंचती है, हर पार्ट तक पहुंचती है। Yes, ma'am. And we have a next question from Ms. Kritika. She says, public policy and use of evolving technology in public policy. She wants to know your perspective on evolving technology in public policy. ओके। टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक पॉलिसी, सबसे पहले तो मैं बताऊं, व्हेन यू टॉक अबाउट पब्लिक पॉलिसी, इट इज ऑल अबाउट पीपल।
Now, technology is actually going to help us identify the real needs of the people. Now, whenever we need to make any public policy or implement it, it is the first thing which we need to understand is we need to know what is the requirement of people. हमें सबसे पहले नीड क्या है उसको समझना है, ठीक है, नीड समझना है। सेकेंडली, जब मैंने नीड समझ ली है और मैंने पब्लिक पॉलिसी बना दी है, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मुझे उसको डिलीवर कैसे करना है, जो मैंने बताया ना आउटपुट फोकस, वो कैसे करना है, हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अस। पहले क्या होता था, जब टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं होती है ना, तो आप ट्रेडिशनल वेज पे जाते हो कि अगर मेरे पास 100 लोग हैं तो मैं 100 लोगों से सर्वे करूं, उनको समझूं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझूं, फिर समझूं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। टेक्नोलॉजी हैज मेड थिंग्स फार इजियर। पूरा आपका बिहेवियर टेक्नोलॉजी कैप्चर करती है। अगर मैं एक बेसिक फोन यूज कर रही हूँ, आजकल एक बेसिक स्मार्टफोन हर किसी के पास है, बेसिक वाला, ठीक है, और मैं कैसे बिहेव करती हूँ, आजकल मोस्टली चीजें हमारी आधार लिंक्ड हो गई हैं, बायोमेट्रिक्स है हमारे, जनधन की वजह से हमारे बैंक अकाउंट्स हैं। पूरा एक सिटीजन का बिहेवियर आजकल इतना ट्रांसपेरेंटली गवर्नमेंट के पास आ गया है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हम अपने सिटीजन्स को ज्यादा समझने लगे हैं। जब हम अपने सिटीजन्स को ज्यादा समझने लगेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हमारी पॉलिसी मेकिंग बेटर हो जाती है, डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाती है, एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बेटर हो जाती है। तो दैट इज हाउ वी कैन यूज टेक्नोलॉजी। Yes, ma'am. Ma'am, we have another question from Shankar Shana. Shankar Shana, I'm sorry if I'm pronouncing it wrong. He says similar to addressing a policy for a target audience, which is beneficiary identification. My question here is on the stakeholder identification. Who are the target participating personnel, especially in reference to the youth, and how to identify them? Okay. So, see, when you talk about stakeholders, you are asking that uh, we are identifying the beneficiaries, but what about the identification of the stakeholders? मतलब there could be indirect people also who are involved. It's not only the beneficiary जिसको हमें टारगेट करना है, ठीक है। तो इसमें जब हम स्पेशली रेफरेंस ऑफ यूथ की बात करते हैं ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, पेरेंट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। गवर्नमेंट तो है ही, पर एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि बच्चा जब, जैसे कहते हैं ना, फैमिली आपका फर्स्ट स्कूल होता है, उसके बाद एजुकेशन, जब आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं ना, आप वो एक बहुत मेजर स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि अगर वो डाइवर्ट करना स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट्स को कि आपको थिंकिंग ऐसी रखनी है कि आपको एक्चुअल में आपको चेंज करना है सोसाइटी को, आपको गवर्नमेंट फंक्शनिंग, आपको एक्चुअल में अपनी कंट्री को चेंज करना है, आप एक्चुअल चाहते हैं अच्छे आउटकम्स आए, तो दे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। हम स्पेशली अगर हम स्कूल लेवल से टारगेट करना स्टार्ट करें, तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, अगर मैं स्टेक होल्डर की बात करूं, बहुत अच्छी है। हमने अभी देखिए, हमने अपने यूथ को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है कि सिर्फ अपने सब्जेक्ट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहे, उनको कितने ऑप्शंस दिए जाते हैं, आप साइंस के सब तभी आप साथ में ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट लीजिए, उसमें कितने ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। जैसे मैं देख रही थी कल ही, एथिक्स को हमने इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया है, उसमें हमने प्रोग्रामिंग को इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया है, कितनी चीजें हमने इंटीग्रेट करनी स्टार्ट कर दी हैं यूथ के लिए। तो स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन, आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल लेवल टू द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। हमें इनको अब आइडेंटिफाई करना जरूरी हो गया है हमारे लिए, Yes, एंड ma'am. दिस इज इन Ma'am, रेफरेंस there, टू यूथ, या। okay. There is another question. Being a final year student, what are the things we can do to further pursue public policy after graduation? Okay. See, if you're, as I said, if you're very clear, if you want to go in public policy, you can directly go for a master's in public policy, because that will strengthen your career in public policy. And if you're not very sure कि मुझे पक्का से पब्लिक पॉलिसी में लाइफ लॉन्ग करियर बनाना है, बट यू स्टिल हैव एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पब्लिक पॉलिसी, देन आप पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी स्ट्रीम में ही कर लीजिए, बट आप साथ में पब्लिक पॉलिसी के कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा टाइप कोर्सेज कर लीजिए इफ यू आर नॉट वेरी श्योर। अगर आप बहुत श्योर हैं, आई वुड एडवाइज गो फॉर मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी। उसका स्कोप सिर्फ इंडिया में नहीं है, बहुत सी फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आप स्कॉलरशिप या ऐसा कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, आप उनको टारगेट कीजिए। उसमें क्या होगा,
सी पब्लिक पॉलिसी सिर्फ इंडिया का मैटर नहीं है, पूरा इंटरनेशनल एक इम्पोर्टेंट एक मैटर है। और कोई पब्लिक पॉलिसी करता है, स्पेशली जो बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं या रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, इवन अब्रॉड, आपको एक वर्ल्ड लेवल का एक्सपोजर मिलता है पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का, सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं। तो इधर मेक अप योर माइंड दैट यू आर गोइंग फॉर मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी। यू नीड टू बी देन क्लियर कि मुझे इंडिया में करना है, या अगर आपके पास कैपेसिटी है या आपके पास स्कॉलरशिप या ऐसा है, आप किसी बहुत अच्छी, प्रॉब्ली वी कैन हेल्प यू विद सजेस्टिंग आफ्टर द वेबिनार, बहुत अच्छी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनको आप टारगेट कीजिए, मेक योर करियर इन पब्लिक पॉलिसी। एंड इफ यू आर स्लाइटली अनश्योर कि मुझे पब्लिक पॉलिसी करनी है बट मुझे इतना नहीं पता मैं मास्टर्स करूँ कि नहीं करूँ, तो आप मास्टर्स कर लीजिए अपने ओरिजिनल फील्ड में, ठीक है। साथ में आप कोई पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन ऐसे कोर्सेज करके पहले पब्लिक पॉलिसी को देखिए। Yes, ma'am. There is another question from Gopal. He says sometimes there is a problem regarding coordination between NGOs and government departments, हम्म, since both have slightly different ways of working. He wants to know about this. What is ओके। the problem? हम्म। इनफैक्ट एनजीओज का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को। मैं आपको बताती हूँ कि वो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन कहाँ दिखती है और होता क्या है। जब हम एक्चुअल में वर्क करते हैं ना, तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा एक सपोर्ट, जैसे मैंने बोला, एक सपोर्टिंग फैक्टर रहता है एनजीओज का, जब दोनों एकदम साथ में काम कर रहे होते हैं। तो एनजीओज आर द वंस जो, जैसे सपोजिंग मुझे कोई चीज इंप्लीमेंट करनी है पर मेरे पास अभी रिसोर्स कंस्ट्रेंट है एज गवर्नमेंट, तो एनजीओस होते हैं, मतलब मैं 80% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, 20% एनजीओ है जो मुझे अपना बैंडविड्थ दे रहा है, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग। तो एनजीओस का जो दिखता है ना हमें, मैं आप इस पे भी आती हूँ वो कोऑर्डिनेशन का, बट ऑन ग्राउंड गवर्नमेंट ऑफिसेज में ना प्रॉपर कंसल्टेंट्स होते हैं हु आर फ्रॉम एनजीओ सेक्टर। पूरे एनजीओस के जो होते हैं ना, परमानेंट एनजीओ, उनके कंसल्टेंट्स होते हैं, दे सिट इन द सेम ऑफिस, वो सेम ऑफिस में काम करते हैं, और आपको तो रियलाइज भी नहीं होगा कि वो गवर्नमेंट की साइड से नहीं, वो एनजीओ की साइड से हैं। वो प्रॉपर फुल कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, एक ऐप क्रिएशन से, एक न्यू ऐप डेवलपमेंट से लेकर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन तक, हर जगह पे सिविल सोसाइटी का इक्वल रोल रहता है गवर्नमेंट सेक्टर में। प्रॉब्लम वहां दिखती है गोपाल, प्रॉब्लम वहां पे आनी स्टार्ट हो जाती है जहां पे जो आइडियोलॉजी होती है पर्टिकुलरली किसी सिविल सोसाइटी की और गवर्नमेंट की, वो मैच नहीं करती है। वहां पे हमें दिखनी स्टार्ट हो जाती है प्रॉब्लम। बट आइडियली जब आप वर्क देखते हैं ना, तो एनजीओज और गवर्नमेंट बिल्कुल एक साथ काम कर रही हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट सब सिर्फ तब आ रहा है जहां पे आइडियोलॉजी का मिसमैच हो रहा है। अदरवाइज कोऑर्डिनेशन इश्यूज नहीं है। कोऑर्डिनेशन इश्यूज अगर देखे भी गए हैं तो वो वहां पर होते हैं जहां पे सपोजिंग ऐसा होता है कि मतलब कोई सिविल सोसाइटी काम कर रही है एंड उसका कोई फंडिंग रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द गवर्नमेंट, और अभी उसका शायद वो फुलफिल नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकली सिर्फ इस टाइप की ही कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज नहीं आती है। ये मैं पंजाब, राजस्थान नहीं, मैं और स्टेट्स के एग्जांपल से भी आपको बता सकती हूँ। जैसे पंजाब में जो मदर एनजीओ है वो गवर्नमेंट का ही पार्ट है, और वो सारे एनजीओ को रेगुलेट करती है। तो वहां पे गवर्नमेंट और एनजीओ मतलब 100% कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, और वो ड्रग ट्रैफिकिंग पे काम करते हैं, ड्रग एडिक्शन पे काम करते हैं। जैसे बहुत इनफेमस है बेचारी एक स्टेट ड्रग मेनेस के लिए, तो पूरे उस चीज को यूथ एंड ड्रग्स पे दोनों 100 कोऑर्डिनेशन में। Oh, thank you, ma'am. We have another question from Lohit. He says, how can youth stop corruption in policy implementation and how to get maximum outcome in lesser budget? Okay, this is a good question because you know how youth can actually stop. I'll not specifically point out corruption because that's a very subjective and वो बहुत different dimensions निकल सकती हैं उसमें। बट हाँ, प्रॉपर पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूथ का रोल ये रह सकता है। देखिए, अगर आप खुद एक्टिवली एनालाइज करते हैं ना पॉलिसीज को, और आप खुद पार्ट बनते हैं, तो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन ही बहुत है। मान लीजिए आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही कि ये पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, या आपको उसमें गैप्स नजर आ रहे हैं, आप आरटीआई फाइल कीजिए ना।
आपके पास कितने टूल्स दिए। गवर्नमेंट इज टोटली ट्रांसपेरेंट दीज डेज, टेक्नोलॉजी है, एवरीथिंग इज मोस्टली आजकल सुओ मोटो गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट्स पे डालती है। आपको फिर भी अगर एंगेज होना है, आप आरटीआई के रूट से जाएं, आप खुद एनालाइज कीजिए आरटीआई से जो भी रिपोर्ट्स निकल के आती हैं। दैट वेज यू कैन पार्टिसिपेट इन पब्लिक पॉलिसी। आप ये करना स्टार्ट कर देंगे तो आप अल्टीमेटली ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, ज्यादा अकाउंटेबिलिटी लेकर आते हैं गवर्नमेंट की। और आप इन अ वे यू इंश्योर कि हाँ, क्योंकि फिर वो हो जाएगा कि नहीं, यूथ इज वेरी एक्टिव, हमारी चीजों को वो समझते हैं, आरटीआई भी लगती है, और आरटीआई के बाद जो चीजें निकलती है उसको एनालाइज भी करना आ गया है अब यूथ को। वो एनालाइज करना आ गया यूथ को, और वो उसमें आगे से अपने इनपुट्स देना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। कलेक्टिवली आपको करना पड़ेगा, बस एक के कहने पे नहीं होगा, कलेक्टिवली यूथ को ऐसा माइंडसेट रखना पड़ेगा। मैक्सिमम आउटकम इन लेसर बजट सेम। इसमें क्या है कि जब आप ज्यादा समझना स्टार्ट करेंगे कि कोई गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई, इतना बजट हुआ, अब आपने एनालाइज किया एज अ पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल कि मुझे लगता है कि ये चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, या आप अपने बेटर वेज दीजिए ना। आप, गवर्नमेंट इज ऑलवेज ओपन टू ओपिनियन, आप अपने बेटर वेज दीजिए कि नहीं, मुझे लगता है हम इसको ऐसे नहीं करके ऐसे कर सकते थे, इसमें आपका बजट सेव होता है, तो आप ऐसे भी कंट्रीब्यूट कीजिए, बी एक्टिव इन दैट। Okay, thank you, ma'am. I guess with this question, we have come to the end of our questions and also the end of our session. And it was a very fun and interactive session. And I think we have got a lot from you today. And I guess my participants would agree with me. And uh, and there is one announcement I would like to make before ending the session, that we are starting our UPSC series in this webinar, a webinar series for UPSC, and it will also be held in like every 15 days. So you are all welcome, and everybody is welcome for their questions and suggestions. And now I would like to end the session. And if anybody wants to share their feedbacks and suggestions, the chat box is very, very welcome. And yeah, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much for coming Most welcome. today and giving your precious time to us. Most Thank you, welcome. ma'am. Okay, thank you.